हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। जो आज का टॉपिक है काफी इंडिया के लिए अच्छा एक गुड न्यूज है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जितने भी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं उसमें इंडिया को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिला है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बाद से इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर डील है अदर कंट्री के साथ इंक्लूडिंग यूएस के साथ, अब वो सक्सेस होता दिख रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया के सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज के बारे में, जो कि 2008 में साइन होने के बाद 2010 में जब पार्लियामेंट में से पास किया गया, उसके बाद भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से हमारा जो न्यूक्लियर और कह सकते हैं जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी था, जो एनर्जी क्राइसिस था, वो काफी बढ़ता। चलिए आज बात करते हैं, इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि इंडिया ने ऐसा पब्लिकली अनाउंस किया है तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस पर विजिट करेंगे तो इस पे किन किन बातों पर बात होगी। हम देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ है या हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे गवर्नमेंट अनाउंस किया है, ये तब हुआ जब ठीक 2 वीक्स पहले यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एंटिटीज को अपने जो है यूएस एंटिटी लिस्ट से बाहर कर दिया है। यूएस एंटिटी लिस्ट मतलब वैसा, मतलब कि एक इनका यूएस का एक ऐसा लिस्ट होता है, जब किसी भी कंट्री का कोई भी कंपनी अगर इस लिस्ट में ऐड हो जाता है तो वो यूएस के रेस्ट्रिक्शन में आ जाता है। मतलब यूएस उसको किसी तरह का एक्सपोर्ट नहीं करता है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट जो इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज हैं, जिसमें कहेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ, ये यूएस के एंटिटी लिस्ट में शामिल थे। लेकिन ठीक जनवरी 2025 में वाशिंगटन ने इन तीनों जो न्यूक्लियर एंटिटीज है उनको बाहर कर दिया, उनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। इससे हमारे कंट्री को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके बाद ही हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारा सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो रूल्स है, जो भी एक्ट है, उसमें अब चेंजेस करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा इंडिया को? इससे ये फायदा हो गया कि जिस दिस विल फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंडमार्क इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। देखिए सिविल न्यूक्लियर क्या होता है? सिविल न्यूक्लियर मतलब हो गया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट यूज फॉर वेपन। ठीक है, तो 2008 में जब इंडिया यूएस का जब ये न्यूक्लियर डील साइन हुआ था तो उसमें इंडिया ने साफ साफ अपने जो सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और जो न्यूक्लियर यानी कि जो वेपन पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, दोनों को सेपरेट किया था। लेकिन इंडिया के लॉ इतने स्ट्रिक्ट थे कि फॉरेन कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे। अब जाके ये है गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएंगे, जिसके बाद फ्रांस और यूएस के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो वहां के जो फॉरेन इन्वेस्टर है, अब इंडिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार का बजट 2025 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि 20,000 करोड़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है सिर्फ ये मिशन के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें 5 रिएक्टर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से 2033 तक बनाया जाएगा। तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में एलोकेट किया गया है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए भी होगा क्योंकि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया था कि वी हैव टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, बाय 2047. So this was announced by Nirmala Sitharaman that amendment to the Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act to expand the nuclear energy capacity 100 gigawatt by 2047। यानी हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो हमारा क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वो उसमें हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। वी विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन इन वर्ल्ड जहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिविल पर्पस के लिए और क्लीन फ्यूल के लिए किया जा रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि दिस एम्बिशियस टारगेट जो है हमारा 20,000 करोड़ जो दिया जा रहा है, उसका एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा व्हाट इज दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर।
जिसमें इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा फॉर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अभी का सबसे क्लीन टेक्नोलॉजी माना जाता है और इंडिया इस पर पूरा मेहनत कर रहा है कि हम किसी भी तरह हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट में जिसमें कि 2030 तक we means targeted to produce 40% of electricity from renewable source of energy, जिसमें हमने ग्रीन इंडिया मिशन को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विल अब्सॉर्ब बाय द फॉरेस्ट कवर। इन सारे कमिटमेंट में से ये भी एक कमिटमेंट था कि वी हैव टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 that will give energy security for our country, and this is the most environmental objective that we are going to achieve इन पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू इंपॉर्टेंट एक्ट, हमारी कंट्री के टू इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। पहला है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इन दोनों में अमेंडमेंट करना है। टू इंटू इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंड्यूस अमेरिकन एंड फ्रेंच न्यूक्लियर पावर कंपनी, जो होता है कि देयर विल बी अ डू अ मोर इन्वेस्टमेंट। मीन्स एक तरह का कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, एक तरह का इंडियन मार्केट एक ओपन मार्केट बनने जा रहा है, जिसमें कि फ्रेंच और अमेरिकन न्यूक्लियर पावर कंपनीज जितने भी हैं एंड दे विल डू अ मोर इन्वेस्टमेंट। मतलब एक तरह का एक्साइटमेंट होगा उनके लिए, एक्साइटमेंट न्यूज होगा कि अब इंडिया में, क्योंकि ये सारे कंपनी जो कंट्रीज कंपनी है अमेरिकन फ्रेंच, दे वांट टू डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। लेकिन हमारा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इतना स्ट्रिक्ट था कि जिसमें सीधे ऑनर को, सीधे जो कंपनी के ऑनर है उनके ऊपर लायबिलिटी आता है अगर किसी तरह का डैमेज आता। तो इसके वजह से, इसके डर की वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब जाके इसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा और जो डेडलॉक बना था, जो डेडलॉक लगा था पिछले 15 सालों से, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। यानी हमारा इंडिया अब प्रोग्रेस कर रहा। अब हम जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। अब हम चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 किया है। देखिए इंडिया और यूएस का ये जो एग्रीमेंट था ये जुलाई 2005 से स्टार्ट हुआ, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो हमारे मनमोहन सिंह तो आज नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ा एक काम करके गया था, जो कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और डील जो था इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ था। अब ये जो डील है इसके ऊपर पार्लियामेंट में एक्ट बना 2010 में, और ये बताता है इट इज अ लीगल फाउंडेशन दैट इन्फ्लुएंस इंडियाज रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर इंसिडेंट। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि जो मतलब प्रोटोकॉल से उनको भी फुलफिल करेगा, और किसी भी तरह का अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट इंडिया में होता है तो इंडिया में किस तरह का प्रोविजन दिया गया है वो सारे इस एक्ट में बताया गया है। तो इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कि ऑपरेटर लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, यानी किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑपरेटर आर स्ट्रिक्टली लायबल। जो ऑपरेटर है न्यूक्लियर पावर प्लांट के वो क्या करेंगे, इसमें 1500 करोड़ तक का डैमेज अगर होता है तो वो सिर्फ वही भरेंगे जो ऑपरेटर है, जो ऑनर है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इंटरफेयर इफ द कंपनसेशन विल बी मोर देन 1500 करोड़। अगर 1500 करोड़ से ज्यादा का अगर नुकसान होता है तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इंटरफेयर। इसमें यह भी बताया गया है कि राइट टू रिकोर्स अगेंस्ट सप्लायर मींस कंट्रोवर्शियल क्लाउज है, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और यही एक डेडलॉक लगा था। इसका सेक्शन 17 बी कहता है इट अलाउ ऑपरेटर टू सीक कंपनसेशन फॉर सप्लाई फॉर डिफेक्टिव इक्विपमेंट और मटेरियल। अब जो सप्लाई किया, जैसे फ्रेंच कंपनी ने इंडिया में कोई इक्विपमेंट सप्लाई किया है जिसका यूज हो रहा है, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये बहुत ही यूनिक है, इंडिया में सबसे यूनिक यही लॉ है जो मोस्ट इंटरनेशनल रिजिम्स में नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन फॉर विक्टिम। जो भी विक्टिम होंगे उनको फेयरली एंड टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें ऑपरेटर अपने पैसे लगाएंगे कि किसी भी तरह का विक्टिम को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको उस फंड से पैसा दिया जाएगा। Now this is what the agreement follow the international convention also. India is signatory of compensation जो CSC treaty था उसका भी signatory है, which establish uniform liability rules. India's supplier liability clause has caused dispute with global firm. कुछ ऐसे dispute हैं
जो कि डिस्प्यूट है फॉर ग्लोबल फर्म्स में, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू नॉट वांट टू डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो जिसके वजह से ये एग्रीमेंट में डिले हो रहा था। ठीक है, अभी हम आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या होता है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि इस बार के बजट में 20,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया। देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उसको कहेंगे जो कि सिर्फ 300 मेगावाट तक ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, विच इज वन थर्ड ऑफ द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। हमारे कंट्री में जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसका वन थर्ड ही ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि जब 300 से ज्यादा अगर जो रिएक्टर 1000 मेगावाट तक करते हो, ये बड़ा सा रिएक्टर आप देखते हैं जो हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह पे। उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आता है जिसका कैपेसिटी 20 मेगावाट से 300 मेगावाट होता है। उसके बाद माइक्रो रिएक्टर आता है जो कि 1 मेगावाट से लेकर 200 मेगावाट तक होता है। तो इसमें स्मॉल का मतलब होता है इट इज फिजिकली अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ द कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। मॉड्यूलर मतलब कि अब इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंड इश्यूज भी आते हैं। हमारे कंट्री में बहुत जगह पे ऐसे हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए परमिशन पे परमिशन लिया जाता है, वहां के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे लैंड एग्रीमेंट क्लियर नहीं हो पाता जिससे प्रोजेक्ट डिले होता है। यानी मॉड्यूलर का मतलब हुआ कि वैसा जिसका मैन्युफैक्चर, जिसके एवरी पार्ट विल मैन्युफैक्चर इन डिफरेंट प्लेस, और उसको सिर्फ वहां पर ले जाकर असेंबल करना, मतलब कि इट कैन इजी टू रिलोकेट एनीवेयर। ऐसा रिएक्टर होगा, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर सिस्टम एंड कंपोनेंट टू बी फैक्ट्री असेंबल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड अ यूनिट टू लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन। ये बहुत ही एक कह सकते हैं आसान होगा, जिससे कि ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न और डिलेइंग इन प्रोजेक्ट होता था, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, वो अब खत्म हो जाएगा। और रिएक्टर तो आपको पता है जहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होंगे, जहां पर एक मॉलिक्यूल, एक कह सकते हैं यूरेनियम 92 235 जो है वो स्प्लिट होकर प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 बनाएगा। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जहां पर हो सके उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, टू जनरेट हीट टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका हुआ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इंडिया बार बार ऐसे जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत से कंट्री से रिक्वेस्ट पहले से भी करता आया है, और यूएस और फ्रांस ऐसे जो दो कंट्री हैं जहां पर काफी ज्यादा वहां के जो ऑपरेटर हैं दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखिए, जैसे यूएस न्यूक्लियर रिएक्टर मेकर्स जनरल इलेक्ट्रिक एंड वेस्टिंगहाउस हैज शोन कीन इंटरेस्ट इन सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया। अब ये जो एग्रीमेंट का जो अमेंडमेंट होगा, सिविल जो न्यूक्लियर का जो कंपनसेशन एक्ट जो बना है हमारे कंट्री में, डैमेज एक्ट जिससे क्या क्या होता है, उसको अगर अमेंडमेंट कर देते हैं तो मीन्स यूएस पहले ही एक की कंपनी जो इंटरेस्ट दिखाई है वो बहुत ही जल्द इंडिया में इन्वेस्ट करेगी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, और बहुत मतलब पहले से इंडिया ने फ्रांस, यूएस के बहुत सारे कंपनी जो कि स्मॉल मॉडल रिएक्टर पे काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में पिच फॉर कॉपरेशन इन द एसएमआर रिएक्टर विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बार जो यूएस हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यूएस विजिट कर रहे हैं, तो उस पे हो सकता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे एक बहुत बड़ा हो सकता है इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा कंपनी जो है हॉलटेक इंटरनेशनल, ये जो देख रहे हैं हॉलटेक इंटरनेशनल, इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ग्लोबली, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी is learned to be interested in having some collaboration with अमेरिकन फर्म। तो हमारे कंट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वांटेड टू मींस ना टेक हेल्प फ्रॉम हॉलटेक इंटरनेशनल, और उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा तो हमारे स्मॉल मॉडल रिएक्टर है और हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं हम अचीव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे हम प्रीलिम्स 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इसी पे टॉपिक पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना। पहला है कि consider the following statement। ठीक है, in India despite uranium deposit depend on coal for most of its electricity production। स्टेटमेंट कहता है कि क्या हमारे पास यूरेनियम डिपॉजिट है, इतना यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद भी हम कोल पर डिपेंड है। स्टेटमेंट 2 कहता है यूरेनियम enriched to the extent at least 60% is required for production of electricity। क्या इनरिचमेंट, देखो यूरेनियम इनरिचमेंट मतलब हो गया कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 7%, ओके, बहुत ही 0.25% ही यूरेनियम 235 होता है। जो यूरेनियम 235 फ्यूल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिबल होता है, फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए। इसको इनरिच किया जाता है बाय आइसोटॉप सेपरेशन। आइसोटॉप सेपरेशन एक मेथड होता है जिससे कि यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है। उसको अगर 20% से ऊपर करते हैं या उससे 40% ऊपर जाता है तो वो न्यूक्लियर फ्यूल मतलब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या इतना यूज करना जाता है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको बताना स्टेटमेंट 1 और 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए बी सी डी में आपका जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया
ओके, और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है इंडिया यूएस का, वो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।